नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार ने जो है प्रवक्ता शिक्षकों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है और 30 दिसंबर को ही जारी कर दी थी। मैं कुछ कारणवश जो है विलंब से यह विषय लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो इसमें देखिए क्या क्या प्रमुख बातें हैं और 2026 जो है आपके लिए बड़ा गोल्डन ईयर होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इधर बिहार ने भी जो है अनाउंसमेंट कर दिया है जनवरी के पहले सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने के लिए। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी जो है एग्जाम कैलेंडर जनवरी के पहले ही सप्ताह में निकालने की घोषणा वो कर चुके हैं पहले ही। ऐसे ही विभिन्न राज्यों में भी जो है शिक्षकों से संबंधित विज्ञापन निरंतर निकल रहे हैं। तो आप लोग जो है जम के तैयारी करिए और इस बार आप अपने सपनों को जो है साकार करिए। आइए देखते हैं क्या प्रमुख बातें हैं इसमें। देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए जो तिथि दी गई है वह कब है, ठीक है। आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या है, आयु की गणना कब होगी, आयु सीमा में किसको छूट मिलेगी, आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, और जो फॉर्म आप भर रहे हैं ऑनलाइन उसकी फी कितनी है कैटेगरी वाइज, ठीक है। सिलेबस क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, ठीक है ना। तमाम बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं आज इस वीडियो में आप सभी के साथ जो है डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विज्ञापन 30 दिसंबर 2025 को निकला है और जो फॉर्म भरने की जो डेट है, ऑनलाइन आवेदन जो आप इस एग्जाम के लिए कर पाएंगे वह है 31 दिसंबर 2025 से। तो 31 तो निकल गया, आज अपने 3 जनवरी है। तो उम्मीद है कि आप लोग ऑनलाइन जो भी इसके लिए योग्य होंगे इन परीक्षाओं के लिए, वे सभी क्या कर रहे होंगे, ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दिए होंगे। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या है, 20 जनवरी 2026, ठीक है ना। रात्रि 12 बजने से 1 सेकंड पहले तक, ठीक है। तो कुल मिला के देखेंगे तो आपको 21 दिन का समय इस फॉर्म को भरने के लिए मिला हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। सबसे पहले अपना फॉर्म जो भी योग्य हैं, एलिजिबल हैं, इसके लिए भर दीजिए। फिर परीक्षा शुल्क देखेंगे, ठीक है। परीक्षा शुल्क सिर्फ ऑनलाइन लिया जा रहा है और वह भी 20 जनवरी तक ही लिया जाएगा, रात्रि 12 बजे से पहले। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आप कभी होता नहीं कि अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हमें लगता है यार कि एक अवसर मिले उसको सुधारने का, तो वो अवसर भी आयोग के द्वारा दिया गया है कि 26 जनवरी से लेके 6 फरवरी 2026 12 बजे रात्रि पहले से आप उसमें जाकर संशोधन कर सकते हैं। आइए और प्रमुख बातों की तरफ चलते हैं। ये इन्होंने अपना विवरण दिया है कि 27 अप्रैल 2023 उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं अधिनियम 2023 प्रख्यापित किया गया है कि किसी भी दुराचरण के लिए, मतलब अगर कोई भी दुराचरण किया गया है तो वह पात्र नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है। और इसमें यह भी बात है कि पूर्व में जो विज्ञापन आया था उसमें जिन्होंने आवेदन किया है तो उनको दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि वो आवेदन करना चाहते हैं, फिर से नया आवेदन करना चाहते हैं, तो अपने पुराने आवेदन को निरस्त कर लें, ठीक है। ये सारी बातें इसमें दी गई हैं, ठीक है। और भी चीजें हैं, आप इनको शैक्षिक अर्हता को लेकर ये बहुत सारी चीजें हैं, आप इनको आराम से जाकर देख लेना। मैं फर्जी प्रमाण पत्र नहीं होने चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। आप गलत अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना। फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और जो फॉर्म भरेंगे उस जब फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो उसका जो है ना आप हार्ड कॉपी निकालकर अपने पास रख लेना, क्योंकि जब आप परीक्षा जो है उत्तीर्ण कर लेंगे तो उसके बाद उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा आयोग के द्वारा दिशा निर्देश आपके लिए दिया गया है।
और पाठ्यक्रम क्या रहेगा ये परिशिष्ट में दिया गया 1 2 3 में करके सारा विवरण, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और जो आपकी परीक्षा का पैटर्न होगा वह ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी और वह कैसे क्या होगा, उसका सिलेबस क्या है, मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। आइए परीक्षा, अब इसमें है कि टोटल कुल कितनी वैकेंसीज हैं। टोटल 808 मतलब 808 जो है वैकेंसीज, 808 जो है पद हैं कुल, उसमें से 725 जो है वह पुरुष और 83 जो है 83 जो है महिला वर्ग के लिए है। ठीक है ना, यहाँ देखिए, तो सबसे पहले यहाँ देखिए पुरुष वर्ग में जो 725 पद हैं उसमें देखते हैं कि उसमें कौन से विषय में कितने कुल पद हैं, अर्थात किन विषयों में कितने पदों की संख्या कुल है, इस विषय में हम लोग यहाँ पर अब देखने वाले हैं। हिंदी में देखिए टोटल रिक्तियों की संख्या 78 है, बाकी आप आरक्षण वाइज आप अपना देख सकते हैं। ठीक है ना। अंग्रेजी इंग्लिश में 54 है, संस्कृत में 62 मतलब 62 है, भौतिक शास्त्र 73, रसायन शास्त्र 51, गणित में 43, जीव विज्ञान 67, नागरिक शास्त्र 111, अर्थशास्त्र 72, इतिहास 42, भूगोल 53, समाज शास्त्र 13, कला 2, वाणिज्य 2, कृषि शास्त्र में 2। टोटल कितने हो गए 725। 125 यूआर में टोटल जाए अगर देखेंगे तो, सॉरी अनुसूचित जनजाति, सबसे पहले इन्होंने अनुसूचित जनजाति का दिया, तो 125 है, सॉरी 127 है और 388 जो है वह यूआर में है। खैर आप इसको देख लेना कैटेगरी वाइज, इसमें समय नहीं गंवाया जाएगा। ये देखिए कैसे आरक्षण इसमें लागू होगा, वो सब दिए हैं, ये विवरण आप अपने हिसाब से देख लीजिए। एक और जो विशेष बात है कि यह फॉर्म वही भर सकते हैं जो उत्तराखंड के यूं कहूं तो मूल निवासी अथवा जिन्होंने 12वीं 10वीं और 12वीं की, अभी मैं आगे बताऊंगा, वही जो है जो उत्तराखंड से अपना 10वीं और 12वीं किए हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा इस बार इसमें नियम लगाया गया है, वो मैं अभी आपके साथ साझा करूंगा। देखिए ये तो दिव्यांगजन के, यहां मैं बात करते करते आगे निकल गया आपसे। ये 725 आपके पद हुए। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो विकलांगों के लिए, आइए यहाँ देखते हैं 23 पद जो है दिव्यांगजन के नवीन अवधारित 23 पदों का विवरण। 23 पद जो है दिव्यांगों के नवीन बनाए गए हैं। देखिए हिंदी 78 है, अंग्रेजी 54 है, 62 संस्कृत, चूंकि अपना विषय संस्कृत है तो इसलिए मैं संस्कृत पर आपको विशेष आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, बाकी चीजें आप देख लीजिए अपने हिसाब से जिसका जो है। फिर यहां देखेंगे तो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2020 में दिव्यांगजनों के लिए अग्रणी 43 पदों का जो विवरण है वह भी यहाँ दिया गया है। ठीक है, देखिए 43 जो है वो संस्कृत में एक भी पद नहीं है। खैर कोई बात नहीं। आइए अब महिलाओं के लिए जो 83 पद सृजित किए गए हैं, इस बार निकाले गए हैं प्रवक्ता के लिए। हिंदी में देखिए 10 कुल पद हैं, अंग्रेजी में 54 है, संस्कृत में सिर्फ एक मात्र महिलाओं के लिए पद है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो है पुरुष वर्ग में नहीं भर सकती फॉर्म, या ठीक है ना, पुरुष वर्ग महिला वर्ग में नहीं भर सकते, लेकिन महिलाएं जो है पुरुष वर्ग में जाके फॉर्म भर सकती हैं, इसलिए उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ देख लीजिए अपना विषयवार यहाँ पर सारा विवरण दिया हुआ है। ठीक है, ये क्षैतिज आरक्षण का विवरण यहाँ पर इन्होंने दिया है। यहाँ पर देखिए महिला शाखा प्रवक्ता परीक्षा 2002 दिव्यांगजन के लिए जो 5 पदों का विवरण है वो ये है। अब इसमें भी संस्कृत के लिए कोई पद नहीं है। ठीक है, अब देखिए पद क्या है, प्रवक्ता मतलब पीजीटी है। ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और विभाग क्या है, माध्यमिक शिक्षा विभाग करवाता है। पदों की संख्या 808 है, मैंने आपको बताया ही है। वेतनमान, हाँ वेतनमान कितना है तो वही जो हर जगह है, 47,000 से लेकर 1,51,100 रुपए। लेवल इसका 8 होता है। पद का स्वरूप कैसा है, अराजपत्रित है, मतलब नॉन गजेटेड है। ठीक है, अस्थायी अस्थायी विरल ये सब है। आयु सीमा, हाँ आयु सीमा पे बात करते हैं। न्यूनतम आयु आपकी इस परीक्षा के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है 42 वर्ष है। और बाकी अभी यहाँ पर
आपको बताऊंगा किस प्रकार से कैसे उसमें भी एज रिलैक्सेशन है, आयु छूट सीमा कैसी है, उसके बारे में बताऊंगा। अब आइए इन पदों के लिए जो है शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हता, मतलब इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए आयोग की तरफ से जो बताया गया है। अब इसमें देख सकते हैं प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी इत्यादि, ठीक है ना। अब इसमें देख सकते हैं अपना भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या ठीक है। दूसरा है राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, मतलब बीएड भी मांग रहे हैं, ध्यान रखिए। अन्य बातों के समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में उस अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो। मतलब एक तो डिजायरेबल जो होती है, डिजायरेबल तो उसे नहीं कहेंगे, मतलब इन्होंने एक और क्लॉज जोड़ा है जो वहाँ के लोग हैं, जैसे सेना में है या नेशनल कैडेट है, एनसीसी में है, हाँ, या एनएसएस का प्रमाण पत्र है इत्यादि। आइए प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, जीव विज्ञान, हिंदी। अब मैं सीधे संस्कृत पे आता हूँ, ठीक है। संस्कृत देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में संस्कृत में स्नातकोत्तर, मतलब संस्कृत में एमए किए हो, उपाधि अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य, ये जो ट्रेडिशनल हो, जो हमारे जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री, अब तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया है, इसमें से एक तो मॉडर्न में जैसे कॉलेजेज में संस्कृत पढ़ाया जाता है तो वहाँ एमए होता है, वहाँ पे आचार्य होता है, शास्त्री आचार्य इत्यादि होता है। तो कह रहे हैं कि आचार्य हो या तो एमए हो, ठीक है ना। आचार्य किसमें हो, साहित्य आचार्य, आचार्य साहित्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित ज्योतिष, आचार्य नव्य व्याकरण, आचार्य वेद, आचार्य तुलनात्मक दर्शन की उपाधि, ये होना चाहिए। फिर दूसरा है राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा हो या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र स्नातक उपाधि, मतलब बीएड या शिक्षा शास्त्री, जहां से आचार्य होता है वहां शिक्षा शास्त्री होता है और मॉडर्न में बीएड होता है। तो ये योग्यता होनी चाहिए इस विषय के लिए फॉर्म भरने की। तो बाबा आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जिसका मतलब ये एलिजिबल है वो फॉर्म भरिए। अब आयु की गणना में देखते हैं। आयु की गणना का जो निश्चय किया गया है 1 जुलाई 2025 को, न्यूनतम आप 21 वर्ष तथा अधिकतम आप 42 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब और करें, अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1983 के पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के पश्चात नहीं होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम आयु में छूट सीमा कह रहे हैं, देखिए विभिन्न श्रेणियों में बताए हैं कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति मतलब एससी एसटी और उत्तराखंड अन्य ओबीसी वर्ग हेतु शासनादेश ये है 21 मई 2025 द्वारा अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है, ठीक है ना। 5 वर्ष की छूट एससी एसटी ओबीसी को उत्तराखंड के जो हैं उनको दिया जाएगा, ऐसा शासनादेश में उल्लेख है, ठीक है, देख लेना। अनिवार्य वांछनीय अर्हता, अनिवार्य और वांछनीय, इसी को मैं आपको बता रहा था। आइए क्या है, कह रहे हैं कि शासन के अधिसूचना संख्या ये दिया गया है दिनांक 28 जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल, देखिए हाई स्कूल में बताया ना, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण किया हो। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के ही संस्थानों से यदि आपने इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परंतु यह सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्ध शासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। ये इन जैसे अर्धसैनिक बल है, सैनिक बल है या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार इत्यादि है, तो वो
हो सकते हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो वो योग्य हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। परंतु यह है और कि राज्य की अस्थायी निवासी जो आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड से बाहर निवासरत हैं के स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी स्थिति हो या पुत्र पुत्री का सीधी भर्ती। मान लीजिए आप उत्तराखंड गए हैं, आप आजीविका के लिए जो है बाहर अपना पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं और वहां के मूल निवासी हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, यह बात कह रहे हैं। ठीक है। ये राज्य में किसी सेवा योजना कार्यालय में आवेदन पत्र की अंतिम तिथि का अवश्य पंजीकृत हो। अब उसको पंजीकरण आपका होना चाहिए, वहां पर डोमिसाइल वगैरह इत्यादि होनी चाहिए, ऐसा है। ठीक है। अन्य चीजें ये हैं, आप इनको देख लेना। आरक्षण वहां के अनुसार ही लागू होगा, तो आरक्षण के विषय में भी आप देख लेना, क्योंकि समय ज्यादा अन्य चीजों पर नहीं खर्च करना है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। राष्ट्रीयता ये सब है, आप इसको देख लीजिएगा, ये आप स्वयं से देख सकते हैं। वैवाहिक स्थिति, चरित्र, कैरेक्टर आपका ठीक होना चाहिए, क्योंकि आप इतनी जिस परीक्षा में जा रहे हैं उसके लिए कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु ये प्रक्रिया दी गई है, आप उत्तराखंड की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ये रहा पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड गवर्नमेंट.in, या UKPSC.net.in, ये रहा, आप वहां जा सकते हैं। देखिए जाकर मेनू बार हाउ टू अप्लाई, लिंक पर क्लिक करें, हाउ टू अप्लाई पेज आएगा, फिर एडवर्टीजमेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स इत्यादि सब है, उसको देखकर आप प्रोसेस बाय प्रोसेस आप फॉर्म भर लेना। ये सारा कुछ दिया हुआ है, फॉर्म कैसे क्या आपको डॉक्यूमेंट्स करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास उपलब्ध हैं, ये देख सकते हैं। फाइनल सबमिशन से पूर्व आवेदन पत्र की त्रुटि कोई एक बार आप चेक कर लीजिए, उसके बाद अपना जो है फॉर्म भर लीजिए। ठीक है ना, ये रहा सारा कुछ, एडिट वगैरह कैसे करना, सारी व्यवस्था इसमें दी गई है। अब आइए, अब जो है फी कितनी है, फॉर्म भरने की फी कितनी है, तो देखिए अनारक्षित मतलब यूआर के लिए आवेदन शुल्क जो है 150 रुपये, और उस शुल्क, उस फी के लिए जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर रहे हैं उस प्रोसेसिंग के लिए जो है 16 रुपये 36 पैसे जो है उसके लिए जो है चार्ज कर रहे हैं। तो आपकी मतलब यूआर के लिए जो शुल्क लिया जाएगा, मतलब फी ली जाएगी, वह है 166 रुपये 36 पैसे, 166.36। और उत्तराखंड ओबीसी के लिए सेम है, और उत्तराखंड SC/ST के लिए सिर्फ 76.36 से है। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब जो EWS वाले हैं उनसे भी सेम लिया जाएगा। बताइए EWS का इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। खैर इस पर मैं अलग से वीडियो करने वाला हूँ। फिर जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं उनसे कोई शुल्क नहीं है, बस उन पे चार्ज लिया जा रहा है। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजगृहों में निवासित अनाथ बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। अब ये कुछ अपना है, इनको देख लेना। गलत उत्तरों के लिए दंड करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प उत्तर के रूप में रहेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 मतलब 1/4 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा। ठीक है ना। किसी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी 1 से अधिक उत्तर देता है तो भी गलत माना जाएगा। बाकी देख लेना, मेरा बस इतना काम था कि आपको बताना कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो है। आयोग की परीक्षाओं में ये जो है चीजें होती हैं। न्यूनतम अर्हक मतलब न्यूनतम आपको कितने अंक आपको चाहिए वो इसमें दिया गया है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये देखिए संपूर्ण विवरण, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अलग से इसका जो सिलेबस वगैरह है ना वो अलग है, उसको मैं आपको डिस्कस कर दूंगा अलग वीडियो में। ठीक है, तो ये आपका सारा नोटिफिकेशन रहा। यहाँ और भी कुछ फॉर्म दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं, जो अन्य चीज़ों में आपके काम आएंगे एक बार पूरा, इसीलिए मैं पूरा आपको ये नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए
सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं, ये देख लीजिए। तो ये रहा आपका संपूर्ण विवरण, ठीक है। कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कब से कम फॉर्म भरने की डेट है, कितने कुल पद हैं, विषयवार पदों की संख्या कितनी है, ठीक है ना, और इसके लिए फ़ी कितनी लग रही है, आयु सीमा कितनी है, सिलेबस वगैरह क्या है और परीक्षा पैटर्न क्या है, मैंने आपको बता दिया है। और सिलेबस वगैरह मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप आराम से इत्मीनान से सारा नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं आपके लिए, उनको अच्छे से आप लोग पढ़िए और पढ़कर इत्मीनान से आराम से फॉर्म भरिए। फॉर्म में कोई त्रुटि मत करिए, ठीक है ना। यदि कोई भी सहयोग की अपेक्षा हो तो आप चाणक्य इंस्पायर इंडिया से जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, विलंब शुल्क के लिए आप इसमें देखेंगे तो जो विलंब शुल्क है, विलंब शुल्क में जाकर देखेंगे तो अब उसमें तो लिखा हुआ है 3000, लेकिन मुझे लगता है कि 3000 नहीं 300 रुपये होगा। इसी प्रकार लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो 250 रुपये जो है वह ऑनलाइन विलंब शुल्क है, हमें लगता है कैटेगरी वालों के लिए, और 300 रुपये जो है वो, अब इसमें तो 3000 लिखा, हमें लगता है वो डॉट लगाना भूल गए क्या, या 3000 दिख रहा है, लेकिन दूसरे में 25,000 दिख रहा है नीचे, आप देख लेना। मैं खोला नहीं उसमें, ठीक है। खैर, तो बस आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपना ढेर सारा प्यार बनाइए। कंटिन्यूटी हम लोग है, कभी कभी स्वास्थ्य कारणों से कुछ विराम देना पड़ता है। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।